Hello students, today I am Gaurav Purohit. Welcome to our channel AgriZone, and we are discussing about some basic concept of biology, and I am your biology teacher. Today I am discussing about some fact with biology. मतलब हम कि आज बायोलॉजी के ऊपर कुछ विचार करेंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर विचार करेंगे कि बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। वैसे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा और बहुत सारी चीजें मैं आज बताऊंगा जिनके बारे में पहले से बच्चों को पता भी होगा। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ शायद उनमें तो बहुत सारी चीजें होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिन्हें पढ़ी होगी वो अच्छी बात है। और जैसे कि मैं बताता हूँ, ये चीज तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप सबने पढ़ी होंगे। तो जो वास्तव में जो मीनिंग होता है बायोलॉजी का सबको पता होगा। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी का मतलब है बायो। बायो मीन्स होता है लिविंग। लिविंग मीन्स जो जीव, एक तरह से मतलब जो मृत नहीं है, जो जिसके जो बॉडी में, शरीर में एक तरह से जीवित मान सकते हैं हम, जो जीवित है, जैसे मूवमेंट होता रहता है बॉडी में, जैसे कि हम है, हम एक जीवी है, जानवर है, मतलब जो खाना खाते हैं, पीते हैं, वो सारे जीवित ही है। तो बायो मीन्स होता है लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम जान सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसका मीनिंग लिविंग हो सकता है। और लोगस, लॉजी का मीन्स होता है लोगस। लोगस का भी मीन्स होता है टू स्टडी। मीन्स बायो मीन्स लिविंग, जीवित, और स्टडी मीन्स उसकी पढ़ाई करना। टू स्टडी मतलब जो जीवित जो चीजें है, ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो पढ़ाई करना है, उनके बारे में स्टडी करना है, उसका मतलब होता है बायोलॉजी। इसी को कहते हैं हम बायोलॉजी। जो कि हमारे सारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास हम देखते हैं कि जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे बहुत सारे जानवर देखते हैं हम, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हमारी खुद की है, ह्यूमन बॉडी है, जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। अब स्टडी भी दो टाइप की होती है इसमें, एक होती है एनाटॉमी और एक होती है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की भी टर्म आएगी आपके पास, मैं आगे बताऊंगा। आपके बहुत सारी ब्रांचेस होती है बायोलॉजी में। जैसे कि मॉर्फोलॉजी की ब्रांच होती है, तो मॉर्फोलॉजी में हम जानते हैं कि जो हम स्टडी करते हैं वो बाहरी रूप से करते हैं, जो बाहर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसके बारे में करते हैं। और एनाटॉमी में हम उसके अंदर की स्टडी करते हैं, जैसे कि सेल है, वो आप आगे पढ़ेंगे। जैसे सेल है, अगर उसके अंदर की हम स्टडी कर रहे हैं, हमारी बॉडी है उसके अंदर की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। और बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी। जो जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी, उसका फादर मतलब उसका जनक किसे कहा जाता है? वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इसको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। और एरिस्टोटल है जिसने जो बायोलॉजी का जैसे फादर किया जाता है। हाँ, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो जनक होता है जीव विज्ञान का, उसे एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु कहते हैं हिंदी में। फादर ऑफ बायोलॉजी नोन एज एरिस्टोटल। और जो कि जिनका टाइम पीरियड था, अब ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, बस सब में कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन कुछ 384 से बीसी के आसपास से 285 बीसी के आसपास था। ऐसा ज्यादा कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता है ये चीज, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए होना चाहिए कि ठीक है इस बीच है। लेकिन मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो है कि कोई फिक्स इसका नहीं है हमारे पास। और ये जो थे एक एंशिएंट ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, एरिस्टोटल थे वो एंशिएंट ग्रीक नेचुरलिस्ट, एंशिएंट ग्रीक नेचुरलिस्ट थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप जो भी है जिसकी भी तैयारी करो, आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उस हिसाब से। जैसे कि उन्होंने बुक लिखी थी एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया। वापिस रिपीट कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं आपको दिखे उसके लिए।
हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसे, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा जिसके लिए। हिस्टोरिया एनिमिलिया। तो ये जो बुक थी ये काफी फेमस बुक थी, जो कि अरस्तु जो एरिस्टोटल है जिसके द्वारा लिखी गई थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद बॉटनी के ऊपर। जैसे कि बात यह है कि हम पहले तो एरिस्टोटल ही जो बॉटनी का फादर है, हम थियोरोफेरस्टस को मानते हैं। लेकिन जो थियोरोफेरस्टस थे मींस थियोफेरस्टस, जो कि इनके गुरु एरिस्टोटल को माना जाता है कि ये इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था बायोलॉजी का, दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया था। एक किया था आपने जूलॉजी और एक किया था आपने बॉटनी बोटानी। नेक्स्ट हम चलेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि जो एरिस्टोटल था उसने दो क्लासिफिकेशन किए थे बायोलॉजी के। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। मीन्स जो जीव विज्ञान है उसका वर्गीकरण एरिस्टोटल ने दो पार्ट में किया था। पहला किया था जूलॉजी में और दूसरा किया था बोटानी में। जूलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान ही कहते हैं, जीव विज्ञान, और बोटनी को कहते हैं पादप विज्ञान। और जूलॉजी को जीव विज्ञान है, सॉरी मिस्टेक हो गई, जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान तो हम एक इस पूरे टर्म को ही कहते हैं बायोलॉजी। और जैसे कि आगे बायोलॉजी टर्म किसने की ये भी बताऊंगा आपको। पहले मैं बताऊंगा जैसे कि दो में क्लासिफिकेशन किया था, जूलॉजी और बोटनी में। अब जूलॉजी का मीन्स होता ही है, जैसे आपको जूलॉजी का मीन बताऊं, जू मीन्स एनिमल, मतलब जो एनिमल मीन्स जानवर, इंडिविजुअल जानवरों के लिए नहीं, हम भी ये वो एनिमल्स में आते हैं, जंतु है उनमें आते हैं, जंतु कहते हैं हिंदी में बोला। अब मेरी हिंदी थोड़ी वीक है इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट करना साथ में। जू मीन्स होता है एनिमल, जिसे जंतु कहते हैं। और अपने लॉजी का मीन्स तो आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे लोगस, लॉजी मीन्स लोगस मीन्स टू स्टडी, लॉजी मीन्स लोगस मीन्स टू स्टडी, एनिमल्स टू स्टडी। जू का मीन्स एनिमल, जंतु टू स्टडी, यानी उस बारे में पढ़ाई करना। मतलब हम जो एनिमल्स जंतु है उनके बारे में जो पढ़ते हैं, या फिर उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बारे में हम जो डिस्क्राइब करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। दूसरा आता है बोटनी। अब बोटनी किसे कहते हैं? बोटनी पादप विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। अब बोटनी का मीन्स, अब इसमें इसका पार्टीशन नहीं हो सकता वर्ड का, क्योंकि इसका पूरे का मीन्स ही यही है। पादप विज्ञान मतलब जो हम पेड़ पौधे देखते हैं हमारे चारों तरफ, उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और एनाटॉमिकल कैरेक्टर की हम जो स्टडी करते हैं उसे बोटनी कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, जूलॉजी पर है। अब जूलॉजी के फादर है वो भी एरिस्टोटल को ही कहते हैं। उसके बारे में हमने जैसे पढ़ लिया है, अब ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगा। अब हम चलते हैं बोटनी की ओर। ये थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले पढ़ने चाहिए, जिससे आपको इजी है। अब हम शुरू से सब स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि अब मैं डायरेक्ट डाइजेशन से स्टार्ट कर दूं या फिर रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कर दूं या दूसरा स्टार्ट कर दूं। हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं, हमें बेसिक पहले होना जरूरी है। और आपको जो अगर यहाँ दिक्कत हो कुछ, तो हमें पीडीएफ जैसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, जिससे आपको और इजी रहेगा पढ़ने में। आप सिर्फ समझने में फोकस कीजिए
क्योंकि जैसे कि हम रट्टा मारते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि रट्टा आज मारा कल साफ है, उससे कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी इंडिविजुअल नहीं है। जैसे कि भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, रट्टा मारने से कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको किसी चीज की ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप समझ समझ के पढ़ोगे तो आपका बेनिफिट है। और अदरवाइज अगर आप रट्टा मारोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं अपने बॉटनी की तरफ। बोटानी का फादर जनक। अब जैसे कि मैं हिंदी में पीडीएफ भी डालूंगा, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा जुड़े हुए हैं वैसे, जैसे मेरे को वैसे हिंदी तो कम आती है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए पीडीएफ हिंदी की और इंग्लिश में दोनों में मैं अवेलेबल करवा दूंगा जैसे भी होगा, और क्वेश्चन सीरीज भी चालू करवा दूंगा। हम चलते हैं बोटनी। जनक जो फादर ऑफ बोटनी है उसे कहते हैं थियोफेरस्टस। हिंदी में भी लिख देता हूँ, थियोफेरस्टस। ये जो साइंटिस्ट जिन्हें जो बोटनी है उसका जनक कहा जाता है, इन्होंने भी बुक लिखी थी एक, उस बुक का नाम है, जो फेमस बुक है, शायद बोटनी के केस में सबसे पुरानी बुक होगी वो, उससे पुरानी बुक कोई नहीं होगी, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स है, शायद 500 या फिर 1000 के लगभग कुछ है, उसके बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है इन्होंने। जैसे बुक का नाम है हिस्टोरिया। अब उसका उस केस में जो एरिस्टोटल में जो बुक थी, जो मतलब लिखी थी एरिस्टोटल, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब इस बुक का नाम है हिस्टोरिया, आगे का नाम सेम है पीछे का अलग है, तो आपको याद करने में भी थोड़ा इजी रहेगा। अब इसका है हिस्टोरिया प्लैंड्रम, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है उसका सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। हिस्टोरिया प्लैंड्रम, ये जो बुक थी इन्होंने लिखी थी, और मैं वैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि ये इनके जो है ये गुरु रह चुके हैं, सॉरी ये नहीं, मतलब अपने एरिस्टोटल है जो थियोफेरस्टस के, उनके गुरु रह चुके हैं। इन्होंने उनसे सीखा उन्होंने, और सब फिर रहे आगे बढ़े। और अब हम चलेंगे आगे, एक जो साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था लेमार्क, जो आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। इवोल्यूशन अभी नहीं आएगा, आगे आएगा, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बताना भी यहाँ जरूरी है। जो कि इवोल्यूशन मीन्स होता है, जैसे हिंदी में बोले तो किसी लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हो, मतलब कोई लाइफ है वो शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से शुरू हुई है, इवोल्यूशन है। वैसे मैं हिंदी में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम चलते हैं लेमार्क, एक साइंटिस्ट था लेमार्क, जो बायोलॉजी है। अब ये है बायोलॉजी। अब ये जो नाम है, ये टर्म है, ये टर्म दी थी किसने, ये बात जो बायोलॉजी की टर्म थी वो थी एक साइंटिस्ट ने दी थी, उसका नाम था लेमार्क। लेमार्क जो इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति मतलब जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इवोल्यूशन, वो चैप्टर आता है बायोलॉजी में, जो कि आगे आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ हमें इतना समझना है कि भाई किसने नाम दिया था। ये टर्म दी थी लेमार्क ने दी थी, लेमार्क ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, चूहे के ऊपर किए थे, जिसकी पूंछ काटी थी, आपने पढ़े भी होंगे। आगे बताऊंगा वैसे लेमार्क के बारे में, अभी ऐसी कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको टर्म दे रखी है लेमार्क। और एक था ट्रेवेनस, ऐसे नाम का कुछ था साइंटिस्ट, आपको पीडीएफ में सही नाम मिल जाएगा वैसे, और उसका नाम था टेरवेनियस नाम का साइंटिस्ट था। ये दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क और टेरवेनियस, जिन्होंने जो टर्म थी बायोलॉजी ये दिया था, मतलब ये नाम दिया था इन दोनों ने मिलकर। अब लेमार्क तो आगे इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, उद्भवन भी कहते हैं, जैसे इवोल्यूशन उद्भवन कहाँ से हुआ, जो हम आगे इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ लेंगे। इनके बहुत सारे मेरिट्स भी थे लेमार्क के, कहाँ सफल हुआ कहाँ असफल हुआ, ये बाद में हम पढ़ेंगे जिस बारे में। अब अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, बोटनी के बारे में पढ़ा, अब इसकी बहुत सारी जूलॉजी के बारे में पढ़ा, बोटनी के बारे में पढ़ा, हम बायोलॉजी के बारे में भी हमने कुछ
देखिए जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। अब जैसे कि हम आगे चलते हैं कि बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस आती है, जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस आती है जिसकी स्टडी होती है बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, जिसके बारे में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। कौन से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप क्लियर होगी तभी आपको पता पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। जैसे कि फर्स्ट ब्रांच पे चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ले लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से क्या मतलब है? माइक्रो मीन्स होता क्या है? माइक्रो मीन्स होता है जो छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी, जो छोटे छोटे जीव होते हैं। और बायोलॉजी आपको पता ही है, टू स्टडी, जो बायो मीन्स होता है जीव और माइक्रो होता है छोटे छोटे, जो छोटे छोटे जीव होते हैं। और लॉजी मतलब आपको पता ही है, टू स्टडी, जो लोगोस होता है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो हम सूक्ष्म जीवों की, जो हम उनकी जो पढ़ाई करते हैं, मतलब उनके ऊपर स्टडी करते हैं, उनके भी जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर हम देखते हैं कि हाँ उनके अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है, उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। हमें इनकी खाली नाम जानना है, मतलब टर्म जाननी है कि भाई ठीक है हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या हो सकता है। हमें ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आगे आप जैसे ही चैप्टर आएगा तो आप पढ़ोगे इनके बारे में डीप में, अभी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक से चलेंगे। और इसके बाद आती है साइटोलॉजी। साइटो मीन्स, हाँ एक बात और मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जैसे कि बायोलॉजी है, इसको एक मीडिया साइड में रख देता हूँ, आप थोड़ा इधर फोकस करना। जो बायोलॉजी है, अब बायोलॉजी है अपने यहाँ तो बायोलॉजी को वैसे बायोलॉजी कहते हैं। हम जैसे किससे भी पूछते हैं कि भाई क्या सब्जेक्ट है, तो बोलते हैं कि बायोलॉजी है। किसी बोलते मैथ है, किसी कोई बोलेगा कि ये है वो है, जो भी है बायोलॉजी है। जैसे हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे अमेरिका में जाते हैं या फिर कोई सी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जो बड़ी बड़ी फॉरेन कंट्रियां है, वहाँ बायोलॉजी को कहा जाता है, बायोलॉजी नहीं कहते वहाँ, वो ये नहीं समझते, वहाँ इसको लाइफ साइंस कहते हैं। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस और बायो साइंस, इधर लिख देता हूँ बायो साइंस। मीन्स आपको किसी भी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बायो साइंस लाइफ साइंस, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बायोलॉजी को ही लाइफ साइंस और बायो साइंस भी कहते हैं। ये हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड है, जैसे कि हम जो समझते हैं, अब वहां कुछ और बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, सब जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। और जो फॉरेन कंट्री में बोटनी की भी एक बात बता दूं, जो फॉरेन कंट्री में वो बोटनी को, बोटानी है जिसके फादर की फेरेस्टा से, इसको फाइटोलॉजी कहते हैं वहां पे। हमारे यहाँ बोटानी कहते हैं, उधर कहते हैं फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी का मीन्स फाइटो, फाइटो मीन्स प्लांट्स, मतलब जो पादप है उनको कहते हैं, उसका मीन्स होता है फाइटो। और लॉजी का आप इतना टाइम हो गया, इतनी सारी टर्म पढ़ ली, लॉजी मतलब आप समझ गए, टू स्टडी मतलब जिसकी हम पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं लॉजी। मीन्स जो पादप है उनकी पढ़ाई करना उसको कहते हैं फाइटोलॉजी। तो ये सिर्फ छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखना जरूरी है, ऐसे इतना कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं पूरी। हाँ तो यहाँ साइटोलॉजी से मीन्स क्या है? साइटो, साइटो मीन्स होता है क्या है? साइटो मीन्स होता है सेल। सेल्स मीन कोशिका, जो हमारे जो ब्लड के अंदर होती है कोशिका, उसको कहते हैं साइटो, सेल। और सेल टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो साइटो मीन्स होता है सेल, और लॉजी मीन्स वैसे जानती हो टू स्टडी, जो सेल के बारे में उसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में जो स्टडी करना उसको कहते हैं साइटोलॉजी। अब इसमें जो सेल है, सेल की एक जो बेसिक बात है इसे पता होगी आपको। सेल, इट इज ए फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट काय की? लाइफ की। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक चीजें आपको पता होगी। अब अगली ब्रांच की ओर चलते हैं हम, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में इतनी देर से बोलता रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला है फिर भी आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। मॉर्फोलॉजी
बाहरी, जैसे कि हम हमारी बॉडी ले लेते हैं, भले जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, भले बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले तो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अपन है, अपन भी एनिमल में आते हैं। जैसे हमारी बॉडी, अब हमारी बॉडी के बाहर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी देखते हैं, जैसे कि हाथ का मूवमेंट हो रहा है, जो भी हम जो मूवमेंट देखते हैं या फिर जो भी फंक्शन, जो कार्य होता है, क्रिया होती है, वो देखते हैं, वो आता है मोर्फोलॉजी। जो बाहरी जो देखते हैं हम, वो आता है मोर्फोलॉजी में। और एक और ब्रांच होती है एनाटोमी। एनाटोमी मीन्स होता है क्या? एनाटोमी मीन्स जो जैसे कि सेल, अब अपने बॉडी को ले लो, जैसे कि बॉडी के अंदर हमारा जो डाइजेशन है, अब डाइजेशन वर्क करता है, जैसे कि हमने फूड खाया, बक्कल कैविटी में गया, हमने च्यूइंग किया, फिर वो फेरिंग से होते हुए फिर इसोफेगस में, स्टमक में गया। अब ये जो अंदर जो धीरे धीरे एक्टिविटी हो रही है और जो वर्क हो रहा है, अब इसको हम किसी बाहरी रूप से तो नहीं देख सकते, जैसे कि हम ऐसा भी नहीं कह सकते माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप की वाली स्टडी वो ब्रांच अलग होती है, वो आपको बताऊंगा मैं अभी। लेकिन एनाटॉमिक मतलब अंदर की जो स्टडी करना, अंदरूनी रूप से उसको कहते हैं एनाटॉमी। जैसे अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी पढ़ाई करना, उसके बारे में जानना कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। आज हम हार्ट का मैकेनिज्म जानते हैं कि हमारा हार्ट किस टाइप से वर्क करता है, वो कोई मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से, हमने उसको एनाटॉमिकल कैरेक्टर की वजह से जानना है कि उसके अंदर क्या एक्टिविटी है। अगर हार्ट को एक्टिविटी करना होता है, अगर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से एक्टिविटी कर रहा होता तो आज हमारा हार्ट बाहर होता, अंदर नहीं होता। अंदर है तभी हमने एनाटॉमिकली उसके लिए यूज कर रखा है। एनाटॉमिकली मतलब जो अंदर की जो चीज है, जो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहता हूँ आपको, जैसे कि अंदर की चीज को हम जो उसका वर्क फंक्शन है वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्रिया हो रही है। तो भले सेल की ले लो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ले लो, किसी की भी ले लो, जैसे एम्ब्रियो रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जो मदर की वोम में जो बच्चा रहता है, जो 9 मंथ तक जिसका डेवलपमेंट होता है, अब उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो एनाटॉमी, इट इज नॉट अ मोर्फोलॉजी। तो ये एक ब्रांच है मोर्फोलॉजी और ये एनाटॉमी। अब हम अगली ब्रांच पे जाएंगे, जो मैंने बोला है कि अगर हम किसी वायरस या बैक्टीरिया या फिर किसी भी सूक्ष्मदर्शी छोटी चीज को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। अब वो गौर करने की बात है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या है एनाटॉमी के मोर्फोलॉजी। अब वो इन दोनों के मतलब नहीं, इनसे तो बहुत दूर है, इनसे तो उनका कोई रिश्ता ही नहीं कहीं से कहीं तक। वो आता है अपना हिस्टोलॉजी, उसकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। जो हम अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो इन दोनों से बिल्कुल अलग है इसकी ब्रांच। और हम अगली ब्रांच पे चलेंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम ब्रांच की तरफ चलते हैं जिसको कहते हैं पैथोलॉजी। इंपोर्टेंट है वो पैथोलॉजी, शायद आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। पैथोलॉजी का मीन्स होता है क्या? पैथोलॉजी का मीन होता है, पैथोलॉजी का मीन ही ये होता है कि रोग। जो इसको पहले तो हम दो चीज में डिवाइड कर रखा है इसको, पैथोलॉजी को भी। अब ये एक होती है एनिमल वाली, एक होती है प्लांट। अभी एनिमल वाली में जो पढ़ते हैं, जो नीट के जो स्टूडेंट होते हैं, जिनका कनेक्शन नीट से होता है और जो वेटनरी की स्टडी करते हैं, वो पढ़ते हैं पैथोलॉजी एनिमल वाली। और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी। अब दोनों का काम एक ही है, बट थोड़ा सेक्शन अलग है। ये एनिमल वाला है और ये ह्यूमन भी होता है इसमें, ह्यूमन पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। तो जैसे कि हम ले लेते हैं कि एनिमल पैथोलॉजी, ह्यूमन पैथोलॉजी, मतलब इसका मीन्स ये होता है कि जो इनके जो रोग है, किसी के द्वारा रोग हुआ है उसका कारण और उस रोग का निवारण करना और उसकी स्टडी करना, उसकी जो पढ़ाई करते हैं, रोग को जानने की जो पढ़ाई करते हैं और उसके कारक की जो पढ़ाई करते हैं, उसके लक्षणों की जो हम स्टडी करते हैं और उसका जो उपचार है उसकी जो स्टडी करते हैं एनिमल और ह्यूमन के केस में, उसको कहते हैं एनिमल पैथोलॉजी।
और होता है प्लांट पैथोलॉजी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में चलती है, जो कि पढ़ते हैं अपने जेड आईसीआर वाले, जेड और ये आईसीआर और बीएचयू वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं इसमें, जेड आईसीआर और बीएचयू की एग्जाम में, इसमें भी उठते हैं नीट और वेटनरी के केस में, लेकिन इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एग्रीकल्चर, जो बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर वाले, या फिर अदर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी, उसके बारे में एक सब्जेक्ट है। और 12th आरबीएसई है, सीबीएसई का मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन फिर भी चलता होगा। अब 12th की जो आरबीएसई है उसके अंदर एग्रीकल्चर में वो सब्जेक्ट है, उसमें प्लांट पैथोलॉजी के बारे में भी डिफाइन कर रखा है। तो इसका मतलब यही है कि पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जो प्लांट के जो रोग है उनके बारे में पढ़ेगा ना, उनका उपचार, क्या उपचार है और किस का जो कारक है उसका, मतलब किसके द्वारा हुआ है, इसकी जो स्टडी करना है, इसको कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। ये एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस है उसमें भी चलता है, उसमें सब्जेक्ट है पूरा पूरा, उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। और जेड आईसीआर बीएचयू में बहुत से इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं वैसे इससे, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये है प्लांट पैथोलॉजी और ये है ह्यूमन पैथोलॉजी। अब हम नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांच है वैसे, आपको इस पे जोर देना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो को मीन्स आप जानते होंगे, एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, हिंदी में एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण। अब भ्रूण से मीन्स है जब जो भ्रूण जो 9 मंथ का जो वीक होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके वोम में जो भ्रूण रहता है, जो वोम के अंदर वोम होती है उसके अंदर रहता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो। और लॉजी मीन्स टू स्टडी, मतलब उसकी जो पढ़ाई करना भ्रूण के बारे में, मतलब उसके सारे डेवलपमेंट है, उसके जितने भी डेवलपमेंट, जैसे कि पूरे 9 मंथ में उसके क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट वीक में वो एक चैप्टर भी है एम्ब्रियोलॉजी, 12th में है, 12th में आता है, 11th में भी आता है, लेकिन 12th में ही आता है ज्यादातर। सबका कोर्स अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, आरबीएसई सीबीएसई अलग है, कोचिंग लेवल पे अलग नहीं है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क रहता है। तो हम पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट मंथ में वो बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा अलग होता है, कौन से मंथ में टीथ आते हैं, कोई से मंथ में बोन्स बनती है, कोई से मंथ में हार्ट बनता है, अलग अलग मंथ में। तो वो एक चैप्टर का पार्ट है, जो कि हम एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनेसिस एक चैप्टर उसके अंदर पढ़ते हैं। तो उसमें अपन को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, अभी हमको सिर्फ ये टर्म ये ब्रांच पढ़नी है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मींस होता है भ्रूण, और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जो भ्रूण की जो स्टडी करते हैं, मतलब जो उसका जो भी अंदर एनाटॉमिकली हम एनालिसिस करते हैं कि क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, इसी ब्रांच को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट ब्रांच की ओर चलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, एक टर्म है, एंडोक्राइन सिस्टम टर्म है, सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम है एक तरह का, जो कि हार्मोन को रेगुलेट करता है, उसके काम में आता है। उसकी जो स्टडी जो हार्मोन, अब जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं अलग, अब उसके अंदर जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है, कभी उसका जो इंक्रीज हो जाता है इंसुलिन, कभी कम हो जाता है, उस वजह से शुगर लेवल कम ज्यादा होता रहता है, जो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। एंडोक्राइनोलॉजी मींस जो हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और उसके जो इंक्रीज और डिक्रीजमेंट का हम जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, ये ब्रांच है। अब अगली ब्रांच पे चलते हैं हम, जैसे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट ब्रांच है वैसे, इंपॉर्टेंट तो सभी है वैसे पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम,
10th क्लास के बच्चे जानते होंगे, 10th तक तो पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में आता है बेसिक सा चैप्टर, ब्लड से रिलेटेड चैप्टर आता है, पूरे चैप्टर आता है 10th में। तो ह्यूमन सिस्टम आता है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक सब, किडनी लिवर सब के बारे में, इम्यून सिस्टम का भी टॉपिक आता है छोटा। 11th और 12th लेवल में डीप में पूरा सिस्टम ही आता है, पूरा चैप्टर आता है, मीन्स इम्यूनोलॉजी ये ब्रांच है। अब इम्यून का मीन्स क्या होता है? इम्यून का मीन्स होता है प्रतिरक्षी, जो प्रतिरक्षी होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, प्रतिरक्षी, और लॉजी मीन्स टू स्टडी। मीन्स जो प्रतिरक्षी होते हैं, जैसे कि हम ब्लड चैप्टर होता है 12th में आता है, ब्लड चैप्टर, हमारे जैसे कि कट लग जाता है ब्लड और क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो क्लोटिंग होती है और हमारे जो घाव होता है वो थोड़े दिन में बढ़ जाता है, जो वो एक सिस्टम, वो मैकेनिज्म अलग है ब्लड क्लोटिंग का। वो हमारे जो कैल्शियम वो फैक्टर 7, 8 है, वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, मैं समझाऊंगा तो भी, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो प्रतिरक्षी है, जैसे कि हमने कुछ चीज खाया, हमारे भले नोस्ट्रिल्स के थ्रू या फिर खाने के थ्रू, एयर के थ्रू या फिर खाने के थ्रू, अगर वो पैथोजन, कोई पैथोजन अंदर चला गया, तो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया जो एक्टिवेट हो गया, अब उसके जो अगेंस्ट में जो ये इम्यूनोलॉजी, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है उसको ठीक करने के लिए। अब इसके बहुत सारे जो इंजेक्शन है, वो भी मान लो कोई बड़ी डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर बहुत सारे होते हैं जो कि इसके इंजेक्शन देते हैं, जिसको जो पैथोजन है हमारे, वैसे नोस्ट्रिल और आप जानती होंगे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, और हम खाने के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू, मान लो कि कट लग गया, उसके थ्रू हमारे ब्लड के अंदर घुस गया, वो कुछ वायरस या फिर कुछ भी इन्फेक्शन जो कोज करता है, उसके जो अगेंस्ट में जो ये एक्टिवेट करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम, उसको ठीक करने के लिए, उसको कहते हैं प्रतिरक्षी या पैथोजन मीन्स होता है हमारा रोग, जो रोकने वाला होता है, उसे कहते हैं। तो ये हमारी इम्यूनोलॉजी ब्रांच हो गई है। नेक्स्ट ब्रांच चलते हैं हम, जैसे कि रेडियोलॉजी, एक ब्रांच है रेडियोलॉजी। रेडियो मीन्स वो वाला रेडियो नहीं, रेडियो मीन्स अपना जो रेडियो रेज होती है हार्मफुल, जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, अलग फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं ज्यादातर, और उसकी जो स्टडी होती है उसको कहते हैं रेडियोलॉजी। कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मीन्स उनके जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है उसको कहते हैं रेडियोलॉजी। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारी एक और, बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स वही लिविंग, और केमिस्ट्री मीन्स जो केमिकल्स होते हैं, जो हम हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल्स होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये ब्रांच है जो कि बायोलॉजी की ब्रांच है। ऐसे बहुत सारी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें अलग अलग चीजों की स्टडी होती है, और जैसे प्लांट पैथोलॉजी बताया मैंने, अलग अलग टाइप की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस है। आप आगे जाओगे तो इसके बारे में सीखोगे। अब मैं आपको जैसे इंडियन, अपने आपको बॉटनी का जैसे फादर बताया मैंने, जनक बताया कि बॉटनी का जो फादर है वो थियोफेरस है। अब इंडियन इसका नहीं बताया, मैं आपको बता दूं जो इंडियन फादर ऑफ बॉटनी, बोटानी, मतलब जो भारतीय पादप विज्ञान का जनक है उसको कहते हैं रोजबर्ग। पूरा नाम है वैसे इसका विलियम रोजबर्ग, विलियम रोजबर्ग इसका पूरा नाम है। और ये जो है हमारे इंडियन फादर ऑफ बॉटनी, मतलब हमारे भारतीय पादप विज्ञान का जनक कहते हैं जिसे। और हमारे एक साइंटिस्ट है जिसको मैं बताना भूल गया, अभी बताता हूँ, कोई बात नहीं। वो उसका नाम था पिनले, साइंटिस्ट का नाम था हमारे पिनले, PINLY, हिंदी में लिख देता हूँ पिनले। अभी पिनले ने एक बुक लिखी थी,
बुक का नाम था इकोनॉमी नेचुरली, यहाँ इससे शुरू, हिस्टोरिया इकोनॉमी नेचुरलिस्ट, हिस्टोरिया इकोनॉमिक नेचुरलिस्ट, ये बुक लिखा था जिसमें उसने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में अलग अलग यूज कर रखे हैं, अलग अलग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स का, अलग अलग पादप का, मतलब हजारों से ज्यादा पादपों का अलग अलग टाइप से यूज कर रखा है उसने। इस बुक के अंदर उसका विवरण ले रखा है। काफी बुक तो ध्यान रखने की चीज ही है, कोई से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई बताओ कि पिंजले ने कौन सी बुक लिखी थी, तो फिर उस बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है, बुक्स के बारे में भी, क्योंकि बुक्स इंपोर्टेंट है। ये हो गया। उसके बाद एक ब्रांच और बता देता हूँ आपको, इकोलॉजी। इवोल्यूशन भी थी एक ब्रांच, जिसके बारे में वैसे मैंने आपको बताया चलते चलते। इवोल्यूशन जैसे कि उद्भवन, किसी चीज का ओरिजिन होना, उत्पत्ति होना, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। उसके बारे में स्टडी करना ये एक ब्रांच है। और एक और ब्रांच अपने हैं जैसे कि फॉसिल्स वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इकोलॉजी एक ब्रांच है। अभी इकोलॉजी होता है हमारी स्टडी करते, पारिस्थितिक कहते हैं हिंदी में, जो हमारे जो एनवायरनमेंट है आसपास हम उसकी स्टडी करते हैं, तो क्लाइमेट है उस बारे में, और जैसे कि और भी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में चारों ओर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, उस बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजी। और नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फॉसिल फ्यूल्स वाली, पेलियोबोटनी। ये ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच है लेकिन ये लास्ट ब्रांच है। आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें बहुत सारी ब्रांच मिल जाएगी आपको, और आप इसे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको पता पड़ेगी अलग अलग ब्रांच। पेलियोबोटनी में हम पढ़ते हैं फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स यानी जीवाश्म भी कहते हैं। जीवाश्म मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड इन द अर्थ, मींस जो हजारों जो साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हमारे जमीन के अंदर जो धस गए थे, उसके बाद में वो फॉसिल्स बने, ईंधन बना, अलग अलग चीजों के रूप में बाहर आए, जो उनके बारे में जो स्टडी करना है जीवाश्म के बारे में, उस ये ब्रांच को कहते हैं पेलियोबोटनी। सो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। और भी है कुछ बेसिक बातें जो मैं मेरे सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें आपको बताऊंगा, और इसके नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी नहीं तो सेकंड लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में प्रोवाइड करूं, क्योंकि थोड़ा और बेसिक बाकी है जो आपको सेकंड लेक्चर में मैं बताऊंगा। उसके बाद हम जो धीरे धीरे एक एक वाइज चैप्टर शुरू करते जाएंगे, और आपको नोट्स और पीडीएफ और क्वेश्चन सीरीज में चालू कर दूंगा। So thank you for watching and subscribe to our channel.